अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय 14 जिसका कि नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें हम अर्धचालक पदार्थों के बारे में और अर्धचालक पदार्थ से बनी हुई युक्तियां और सरल परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अर्धचालक होते क्या हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जिन पदार्थों में सामान्यतः विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। और इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उन सभी में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उन्हें हम अचालक कहते हैं। और चालक और अचालक के बीच में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें सामान्यतः तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें कुछ ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। जैसे अगर हम बात करें चालक की, तो ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकता है वो 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻⁸ ओम मीटर के बीच में होती है। मतलब इनकी प्रतिरोधकता काफी कम होती है। और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है चालकता। ये हमने अध्याय 3 धारा विद्युतिकी में पढ़ रखा है। और चालकता जो होती है इन पदार्थों की वो 10⁻2 से लेकर के 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। मैंने यहाँ पर कुछ नया नहीं करा है, बस इन्हीं दोनों का व्युत्क्रम ले लिया है, तो ये हमें चालकता मिल गई है चालक पदार्थों की। बात करें अगर हम अचालक पदार्थों की, तो इनकी प्रतिरोधकता का मान काफी ज्यादा होता है। 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 के बीच में इनकी प्रतिरोधकता होती है, जिससे कि इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा आता है और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। और चालकता इनकी बहुत ही कम होती है, 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में। और ये जो अर्धचालक पदार्थ हैं जिनके की बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है, उनकी प्रतिरोधकता हो या फिर चालकता हो, दोनों का ही मान चालक और अचालकों के बीच में आता है। इनकी प्रतिरोधकता का मान होता है 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर के बीच में। और अगर आप इसका व्युत्क्रम ले लोगे तो आपको चालकता पता लग जाएगी, वो होगी 10⁻5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि चालक पदार्थों के लिए जो चालकता का मान है वो इतना ज्यादा क्यों आता है, जबकि अचालक पदार्थों के लिए उसका मान इतना कम क्यों आता है, तो उसका जवाब हमें ये मिलता है कि चालक पदार्थों के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एकांक आयतन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10⁻28 तक भी पहुंच जाती है। और अचालक पदार्थों के लिए ये जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो काफी कम होते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाती। और ये जो अर्धचालक है उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, लेकिन चालक पदार्थों की तरह बहुत ज्यादा भी नहीं होते और अचालक पदार्थों की तरह बिल्कुल कम भी नहीं होते। तो उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहते हैं किसी भी अर्धचालक पदार्थ में, तो हमें पहले थोड़ा सा उसका तापमान बढ़ा करके या किसी और तरीके से ऊर्जा प्रदान करके कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना पड़ता है। तब जाकर के ये जो हमारे अर्धचालक पदार्थ हैं उनकी चालकता इतनी बढ़ जाती है कि जहां कहीं हमें थोड़े से कम चालक पदार्थ चाहिए होते हैं वहां इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर इन्हीं तीनों की परिभाषा को कुछ अलग तरीके से समझना है। और जो अलग तरीका है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि बैंड सिद्धांत क्या है। बैंड ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर हम ये जानेंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालकों के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले ये जो बैंड ऊर्जा वाला सिद्धांत है उसे समझते हैं। तो आपको देखो ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी विलगित परमाणु है, कोई भी एक आइसोलेटेड एटम है, तो उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयोजी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरी इस बात को आप इस तरह से समझें कि अगर मेरे पास कार्बन का कोई विलगित परमाणु है तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 6 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि दूसरे कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहला जो मेरा कोश है उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और दूसरे कोश के अंदर मेरे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए
और ये जो बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो हमारा दूसरा कोश है उसमें आने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? 8, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉनों की। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहां पर हैं, लेकिन 4 जगह ऐसी भी हैं जो अभी खाली हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन अभी है नहीं। अब यहां पर सबसे जरूरी बात यह है जो आपको याद रखनी है कि इस विलगित परमाणु के अंदर जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है और ये जो 4 खाली जगह हैं उन सभी की जो ऊर्जा है वो समान होती है। और इससे संबंधित वैसे नील्स बोर ने हमें एक ऊर्जा का सूत्र भी बताया है जो कि कितना होता है? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सूत्र की सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है या जो खाली जगह है उनकी ऊर्जा क्या होगी। लेकिन थोड़ी सी एक परेशानी है इस सूत्र का प्रयोग करने में कि यहां पर Z तो परमाणु क्रमांक होता है उस पदार्थ का जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की या जिसके बाह्यतम कोश या किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की हमें ऊर्जा निकालनी है, और n उस कोश का मान होता है जिस कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो बोर का परमाणु मॉडल है वो तभी लग सकता है जब आपका परमाणु या तो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजेनिक हो, मतलब हाइड्रोजन की तरह ही उन परमाणुओं के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो। मतलब अगर आप कार्बन के लिए भी इस सूत्र का प्रयोग करना चाहते हो तो कार्बन के पास ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से आपको 5 इलेक्ट्रॉन पहले निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के इस वाले सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि इस विलगित परमाणु के पास कोई दूसरा परमाणु नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बदले या इनको बदलने की कोशिश करे। तो इनकी जो भी ऊर्जा है भले ही वो इस सूत्र से नहीं निकल पा रही है लेकिन सभी की होगी एक समान। लेकिन जैसे ही हम इस पदार्थ की ठोस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर एक परमाणु नहीं होता, बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो इस पदार्थ की ठोस अवस्था में एक परमाणु के आसपास बहुत सारे परमाणु होने की वजह से बाह्यतम कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए आप इस बात को इस तरह से समझें कि अगर आपके पास ऐसा ठोस है जिसमें कि कार्बन के 1 करोड़ परमाणु हैं, तो 1 करोड़ परमाणुओं के पास आप देख सकते हो कि 4 करोड़ संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 4 करोड़ जगह ऐसी होंगी जो कि खाली होंगी। लेकिन ये जो 4 करोड़ हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उन सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक जैसी नहीं होगी। तो जिन भी इलेक्ट्रॉनों के समूह की ऊर्जा एक जैसी होगी वो एक ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। मैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं, और इलेक्ट्रॉनों का वो समूह जिनकी ऊर्जा है तो समान लेकिन इनसे अलग है, मान लेते हैं कि इनसे कम है, वो दूसरे ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगे और वो ऊर्जा स्तर पहले वाले ऊर्जा स्तर से नीचे स्थित होगा। और ऐसा इलेक्ट्रॉनों का समूह जिनकी ऊर्जा है तो समान लेकिन पहले वाले इलेक्ट्रॉनों के समूह की तुलना में ज्यादा है, तो वो उस पहले समूह की ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 4 करोड़ संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर आने के बाद ऊर्जा का एक बैंड बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड इस वजह से क्योंकि इस ऊर्जा बैंड के अंदर केवल और केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर हैं, अलग अलग ऊर्जा होने की वजह से। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास 4 करोड़ खाली जगह हैं उनकी भी ऊर्जा समान नहीं होगी। तो वो खाली जगह जिन सभी की ऊर्जा समान है वो एक ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगी कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों को पहुंचना है तो इस विशेष ऊर्जा तक पहुंचना पड़ेगा। और ऐसी खाली जगह जिनकी ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर की तुलना में ज्यादा है वो दूसरे ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएंगे, और जिनकी इससे कम है वो इससे नीचे किसी तीसरे ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से वो जो 4 करोड़ खाली जगह थी उन सभी खाली जगहों की जो ऊर्जा है वो भी आपस में मिलकर के ऊर्जा का एक बैंड बना लेती है जिसे हम कहते हैं चालन बैंड, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। अब एक बात आपको यहां पर हमेशा याद रखनी है कि संयोजी बैंड और चालक बैंड बन जाने के बाद भी कोई भी पदार्थ चालक की तरह तब व्यवहार करेगा जब उसके चालक बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो हमारा संयोजी बैंड है इसके सबसे उच्च ऊर्जा स्तर और चालक बैंड के सबसे निम्न ऊर्जा स्तर के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो ऊर्जा गैप होता है, उसे हम कहते हैं बैंड अंतराल या फिर बैंड गैप। ध्यान रहे कि ये जो
मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये दूरी का अंतर नहीं है, ये ऊर्जा अंतर है कि अगर आप इन संयोजी इलेक्ट्रॉन को वो ऊर्जा दे दोगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, चालक बैंड में, और ये जो हमारा पदार्थ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके चालक बैंड में उपस्थित होंगे पदार्थ आपका उतना ही अच्छा चालक बनता जाएगा। तो चालक की और अचालक की और अर्धचालक की जो परिभाषा है वो अब हम इस बैंड सिद्धांत के आधार पर देखते हैं। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जिनके लिए ये बैंड अंतराल जो है इसका मान क्या आता है, 0। मतलब ये जो संयोजी बैंड है और जो चालक बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं कि ये जो हमारा चालक बैंड है इसका जो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड के सबसे उच्च ऊर्जा स्तर के भी नीचे चला जाता है। तो ये दोनों ही आपके बैंड अध्यारोपित हो गए और हम कहेंगे कि अब संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में जो बैंड अंतराल है उसका मान आ गया 0। तो जो हमारे चालक पदार्थ होते हैं जैसे कि लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, उन सभी के लिए जो बैंड आरेख है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे संयोजी और चालक बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। तो कोई आपको अतिरिक्त ऊर्जा नहीं देनी है इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को चालक बैंड में भेजने के लिए। बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के ही वो सारे के सारे संयोजी जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो चालक बैंड में ही उपस्थित होते हैं और बहुत आसानी से इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। बात करें अगर अचालकों की तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती। तो ऐसे पदार्थों के लिए ये जो बैंड अंतराल का मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो जितने भी हमारे अचालक पदार्थ हैं उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एक ऊर्जा अंतराल होता है जिसे हम बैंड अंतराल भी कहते हैं, और वो बैंड अंतराल या ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और चालक और अचालकों के बीच के जो हमारे पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक, जिनमें आसानी से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन अगर थोड़ी सी ऊर्जा दें तो हो जाती है। और अर्धचालक पदार्थों के लिए ये जो हमारा ऊर्जा अंतराल है जिसे हम बैंड अंतराल कह रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है कि अगर आप वो ऊर्जा प्रदान कर दो इन पदार्थों को तो ये जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर कूद करके कहाँ पहुंच जाते हैं, चालन बैंड के अंदर, और जैसे ही वो चालन बैंड के अंदर पहुंचे विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बैंड सिद्धांत होता क्या है और इस सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। अब हमारे इस अध्याय का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, तो हमें अपना पूरा ध्यान किस पर देना है, अर्धचालकों पर। अब ये जो हमारे अर्धचालक हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निज अर्धचालक जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे बाह्य अर्धचालक जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि निज अर्धचालक क्या होते हैं और उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किस तरह से होती है।